नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। हमने पहले शासक गुलाम वंश या मामलुक वंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। कहाँ हमने बात की थी, वह मूलतः निवासी तुर्किस्तान का था। बाल अवस्था में उसे बेच दिया जाता है। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफी ने इसे 10,000 रुपये में खरीदा, शिक्षा दी, युद्ध कला सिखाया, घुड़सवारी सिखाई। परंतु काजी के मृत्यु के बाद उसे उनके पुत्रों ने मोहम्मद गौरी के पास बेच दिया, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में गजनी के बाज़ार में। उसके बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अफसुसाला प्रमुख अमीर आखुर पद पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में वह भारत कैसे आता है मोहम्मद गौरी का साथ देने, और वह उत्तर भारत के कई क्षेत्रों को जीतता है। 1206 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्र में रहने वाली कोखर जनजाति ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी की अपनी कोई संतान नहीं थी, वह परिवार के लोगों पर भरोसा नहीं करता था, जिस कारण उसके 3 प्रमुख गुलाम थे। वह कहीं ना कहीं कहता भी था कि सभी की कई संतानें हो सकती हैं, जो 4, 6, 10, लेकिन मेरी तो हजारों संतानें हैं। वह गुलामों को अपना पुत्र कहकर बुलाता था। परिणाम स्वरूप उसके 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, तजाजुद्दीन यालौद, नासिरुद्दीन कुबाचा। इन तीनों ने राज्य का बंटवारा कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का क्षेत्र मिला, जिसमें लाहौर, पंजाब, बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, आगरा और दिल्ली का क्षेत्र मिला। ताजुद्दीन यालौद, गजनी का क्षेत्र, अफगानिस्तान जो आता है उसको मिला। नासिरुद्दीन कुबाचा को सिंध और मुल्तान का प्रांत मिला। हमने यहाँ तक चर्चा की थी पार्ट 2 में। आज होगा मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 3। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जिसका होगा पार्ट 3। इसमें हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश या मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो हमने बात की थी पिछले पार्ट में, कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का क्षेत्र मिल गया। उत्तर भारत के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो लाहौर, बंगाल, पंजाब, बिहार, इलाहाबाद और आगरा, दिल्ली का क्षेत्र। अब कुतुबुद्दीन शासक बनता है कब से कब तक? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब तक? तो 1206 से 1210 तक ईस्वी तक। अब इसके वंशज को गुलाम वंशज ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था। इसके बाद आने वाले शासक वो भी गुलाम होते हैं। इल्तुतमिश गुलाम होता है, बलबन गुलाम होता है, ऐसे गुलाम होते हैं। इस कारण इनका नींव ही गुलामों की हुई। इस कारण इसको गुलाम वंश कहा जाता है। इनके वंशजों को क्या कहा जाता है? तो गुलाम वंश। पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी चर्चा हमने पिछली पार्ट में ही कर ली थी कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपने हमारा पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसको देखिए, ताकि एक सीरियल वाइज से बना रहे तो आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आए। आगे बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन जाता है तो क्या कहते हैं? ताजुद्दीन यालौज जो दूसरा शासक होता है, वो सोचता है कुतुबुद्दीन को अधिक समृद्धशाली क्षेत्र मिल गया। कुतुबुद्दीन को अधिक समृद्धशाली क्षेत्र मिल गया, हमें उतना अच्छा समृद्धशाली क्षेत्र नहीं मिला। इस कारण वह ताजुद्दीन यालौद, कौन? ताजुद्दीन यालौज कुतुबुद्दीन ऐबक पर आक्रमण कर देता है। किस पर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर। किस क्षेत्र में? तो लाहौर क्षेत्र में हमला कर देता है। कुतुबुद्दीन के लाहौर वाले क्षेत्र पर कौन हमला करता है? तो गौरी का दूसरा गुलाम ताजुद्दीन यालौद, जिसे गजनी का क्षेत्र यानी अफगानिस्तान का क्षेत्र दे दिया जाता है।
तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक पर हमला करता है। कुतुबुद्दीन इसमें समझदारी दिखाता है और उसने इस हमले का जवाब हमले से नहीं दिया। उसने बड़ी ही चालाकी के साथ तजादुद्दीन यालदौज की पुत्री यालदौज की पुत्री से विवाह कर लिया। देखिए यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक कितना चालाक था। उसने बड़ी ही चालाकी के साथ ताजुद्दीन यालदौज के हमले का जवाब ना देकर उसकी जो पुत्री थी उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। कौन कर लेता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाह कर लिया तो इन दोनों के बीच क्या रिश्ता? ससुर हुए कुतुबुद्दीन के ऐबक के, यालदौज रिश्ते में आ गए। परिणाम क्या होता है? यालदौज आक्रमण करना बंद कर देता है। यालदौज आक्रमण करना बंद कर देता है, जिससे बड़ी ही चालाकी से अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया। थोड़ा बहुत लेकिन विस्तार कर लिया। यही इसी तरह नसरुद्दीन कुबाचा को भी लगता है कि उसे समृद्धशाली क्षेत्र नहीं दिया गया। नसरुद्दीन कुबाचा ने भी गजनी पर हमला माफ कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक पर हमला कर दिया। कुबाचा ने ऐबक पर हमला कर दिया। नसरुद्दीन कुबाचा ने ऐबक पर हमला कर दिया। और किस क्षेत्र पे? तो लाहौर वाले क्षेत्र पर, क्योंकि लाहौर कहते हैं उस टाइम का एक समृद्धशाली क्षेत्र था। इस कारण नसरुद्दीन कुबाचा ने ऐबक पर लाहौर वाले क्षेत्र में हमला कर दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी हुआ करती थी लाहौर, तो इस वजह से भी वह एक समृद्ध था। जैसे अभी हम वर्तमान में बात करें दिल्ली देखिए वो राजधानी है भारत की, तो इस कारण वह क्षेत्र काफ़ी विकसित है। इस वजह से उस टाइम नसरुद्दीन कुबाचा ने कहाँ पर आक्रमण किया? लाहौर वाले क्षेत्र पर। किस पर? कुतुबुद्दीन ऐबक पर। क्यों? क्योंकि वह समृद्ध क्षेत्र था। अब यहाँ पर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी सी समझदारी दिखाई। खुद तो आक्रमण नहीं किया, इसने बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। क्या किया? ऐबक ने बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। नसरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। अब देखिए इसने क्या किया? कुबाचा को अपना बाहनोई बना लिया। इससे देख लीजिए मध्यकालीन इतिहास में महिलाओं की स्थितियाँ कितनी ख़राब थी। इसमें क्या किया जा रहा है? एक तरह से समझ लीजिए अपने फ़ायदों के लिए महिलाओं के स्थितियों में खिलवाड़ किया जा रहा है, महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी के साथ। आइए बात करें अब क्या होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक पर ना तो ताजुद्दीन यालदौज और ना ही नसरुद्दीन कुबाचा हमला करेंगे। इससे इसका जो साम्राज्य है शांति प्रिय हो गया। इससे इसका क्या साम्राज्य हो गया? शांति प्रिय। अब इस पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। यही बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति था, तो इस कारण इसने भी किसी पर हमला नहीं किया या कोई युद्ध वैसे नहीं लड़ता। लेकिन इसने भारत में कई काम किए। अब आगे हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया कार्य, कौन कौन से कार्य किए। तब तक आप लोग मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, हम वादा करते हैं हम यूपी पुलिस की 26,000 पोस्ट आने से पहले हम हिंदी कंप्लीट कर देंगे और इतिहास कोशिश करेंगे। अगर संविधान टाइम मिलता है तो संविधान भी कंप्लीट करा देंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया कार्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से कार्य किए, इसकी चर्चा करें। देखिए, इसका कार्यकाल 1206 से 1210 लगभग 4 वर्षों का था। इसमें कुबाचा और नसरुद्दीन कुबाचा याल्दौज ने आक्रमण भी किया। इसमें काफ़ी टाइम बीत चुका, इस कारण बहुत टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन यह योग्य शासक था। इसने अच्छे से कार्य किया। इसने बहुत कम लेकिन बहुत अच्छे कार्य किए। पहली बात तो एक तो मुख्य कार्य, सबसे महत्वपूर्ण, जो पेपर में कई बार पूछा जा सकता है, गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश या मामलूक वंश संस्थापक। गुलाम वंश या मामलूक वंश का संस्थापक पूछा जाए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, या मामलूक वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, हमने बात की गौरी का गुलाम ऐबक के बाद इल्तुतमिश गुलाम हुआ, बलबन गुलाम हुए, यानी लगभग इस वंश के जितने भी शासक हुए सभी गुलाम हुए। गुलाम किसी न किसी के थे, उसके बाद शासक बने, इसलिए इसकी नींव ही गुलाम वंश रख दी गई, या इसे मामलूक वंश कहा जाने लगा। तो पहला पूछा जाए गुलाम वंश का या मामलूक वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, तो राजधानी क्या थी, तो लाहौर। ऐबक की राजधानी लाहौर। पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी। और एक बात महत्वपूर्ण, यह अपने मालिक मोहम्मद गौरी का बहुत ही सम्मान करता था, जिस कारण इसने कभी भी सम्राट की उपाधि नहीं ली। इसने कभी भी सम्राट की उपाधि नहीं ली, ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। ये बात आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसने दिल्ली में पिथौरागढ़ नामक जगह है, जहाँ पर इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया है। कौन सा मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। यह दिल्ली सल्तनत का पहला मस्जिद था, यह पूरी तरह से इस्लामिक पद्धति से बना हुआ था। इससे पहले भारत में कोई मस्जिद नहीं थी, यह भारत का प्रथम मस्जिद था। जो कौन बनवा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए इसको लिखते हैं, क्या है, इन्होंने दिल्ली में स्थित, दिल्ली में कहाँ, तो हमने बात की दिल्ली में स्थित राय पिथौरागढ़ के पास, राय पिथौरागढ़ के पास क्या, कुव्वत उल इस्लाम। कौन सा मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जो पूरी तरह से इस्लामिक पद्धति पर बना हुआ। इसने क्या किया, दिल्ली में स्थित राय पिथौरागढ़, कहाँ पर, राय पिथौरागढ़ के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जो पूरी तरह से
पद्धति पर आधारित था, तो इस्लामिक पद्धति पे कहा जाता है। इससे पहले भारत में कोई मस्जिद नहीं था, या भारत का पहला मस्जिद था। पूछा जाए भारत में पहला मस्जिद कौन सा है, तो कौन सा मस्जिद है? कुव्वत लिख दिया गलती, सॉरी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत का पहला मस्जिद था जो इस्लामिक पद्धति पर आधारित था। इसके आगे अगला काम मिटा दें इसको। तीसरा प्रमुख कार्य कौन सा है? तो इसने 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? कहते हैं या 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कहाँ पर? इसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। हमने पिछले पार्ट में पूछा था, बताइए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो नोट कर लीजिए, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशखाबाद है। क्या है? एशखाबाद, इधर लिख देते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशखाबाद, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे बात करते हैं, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर बनवाया? तो अजमेर। बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, अजमेर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कहाँ? तो अजमेर में। अजमेर में बनवाया कहते हैं। या जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, यह एक मस्जिद थी जिसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? तो अजमेर में। और ये बताइए कि 2.5 दिन में कोई मस्जिद बनकर तैयार हो सकती है? ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि पहले या कहाँ था? पहले या मस्जिद नहीं था, एक संस्कृत महाविद्यालय था। लिख देते हैं कौन बनवाया था इसको। तो सबसे पहले बात किया जाए तो कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ ने, इतिहास में हुए विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय बनवाए। बाद में इसी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस महाविद्यालय की दीवारों को क्षतिग्रस्त करके क्या बनवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। लिख देते हैं, कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में ऐबक ने इनकी दीवारों को क्षतिग्रस्त करके 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। अढ़ाई दिन के मस्जिद झोपड़े का निर्माण करवाया, या क्या था? तो यह एक मस्जिद थी। इस मस्जिद का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इस मस्जिद या जो मस्जिद है, अभी भी जो इसकी दीवारें हैं, इन दीवारों पर
कौन सा नाटक? हरकेली नाटक का अंकन है। कहा जाता है इसकी दीवारों पर आज भी हरकेली नाटक का अंकन है। बात समझिए, संस्कृत भाषा में एक नाटक हुआ करता था, हरकेली नाटक। आज भी इस मस्जिद पर, इसी मस्जिद की दीवारों पर क्या है? हरकेली नाटक का अंकन है। ऐबक का अगला काम हुआ। आप लोग नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन सा नंबर है? तीसरा। तो हरकेली नाटक का पूछा जाए, जब 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण होता है, जो इसकी दीवारें हैं, उस पर किस नाटक का अंकन है? तो कौन सा नाटक? हरकेली नाटक। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। आगे बात करें, आगे अगले काम के बारे में बात करते हैं। अगला काम कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में किसने रखी? तो ऐबक ने। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछा जाए कि कुतुब मीनार को बनाना किसने प्रारंभ किया? तो कौन प्रारंभ करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कंप्लीट किया? तो इल्तुतमिश। अच्छा, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। पहले याद रखिए, ऐबक ने कुतुब मीनार दिल्ली में किसकी नींव रखी? तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो ऐबक ने। किसकी याद में रखी? जैसे ताजमहल को किसकी याद में बनवाया गया? सभी को पता होगा, तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसकी याद में बनाया गया। आगे बात करते हैं, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? तो दिल्ली में। आगे बात करें, किसकी याद में बनवाया? इनके एक धर्मगुरु हुआ करते थे। क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कौन थे? तो ईरान में के एक फ़कीर थे। ये इनको अपना धर्मगुरु मानते थे। उन्हीं के याद में इन्होंने किसका निर्माण करवा दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार का। किसकी याद में? अपने धर्मगुरु। कौन था इनका धर्मगुरु? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसकी याद में बनवाया? तो अपने धर्मगुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन था? ईरानी फकीर की याद में बनवाया। बनवाया क्या? नींव रखी। बनवाया क्या लिख देते हैं याद में? नींव रखी। बनवाया कंप्लीट नहीं किया था, तो इसलिए अभी बनवाया नहीं, लेकिन हाँ नींव रख दी। नींव रख दिए तो मेन यही हुए। इसके आगे बात करें। अच्छा, इसके बारे में कुतुब मीनार को बनाने में कितने लोगों का नाम आता है? किसको किसको पता था? अगर जिसको भी पता हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किसको किसको पता था, हम बताते हैं। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में किसको किसको पता था इसके बारे में। आगे बात करें, जैसे मान लीजिए
एक कुतुब मीनार है, नीचे से थोड़ा चौड़ी, ऊपर चलते हुए पतली हो जाती है। अभी वर्तमान में कितने मंजिला इमारत है? तो 5 मंजिला। पहला मंजिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये होगा पहला मंजिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस पहले मंजिले का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद इन तीनों का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। अब इन तीनों मंजिला का निर्माण करके इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्या होता है, बात करें 4 मंजिला का निर्माण करके इल्तुतमिश ने इस इमारत को पूर्ण कर दिया। इस इमारत को तो पूर्ण कर दिया, लेकिन क्या होता है, समय बीतने के साथ इसका जो चौथा मंजिला होता है आकाशीय बिजली की वजह से नष्ट हो जाता है। किस वजह से? तो आकाशीय बिजली पड़ने की वजह से नष्ट हो जाता है। जब आकाशीय बिजली पड़ने की वजह से चौथा मंजिला नष्ट हो जाएगा तो इसके बाद उस टाइम शासक होते हैं फिरोज शाह तुगलक। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक चौथे मंजिले की मरम्मत करते हैं और चौथा मंजिला मरम्मत करने के बाद एक और मंजिला बना देते हैं। कौन सा? 5वां मंजिला। तो कौन बनवाता है? तो फिरोज शाह तुगलक। तो लिख देते हैं फिरोज शाह तुगलक। यानी कुतुब मीनार बनाने में कितने लोगों का नाम आता है? तो 3 लोगों का। नींव कौन रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछा जाए किसने बनाना प्रारंभ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने पूर्ण करवाया? तो इल्तुतमिश ने। किसने मरम्मत करवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद आगे बात करें अगले काम के बारे में। अगला काम कौन सा होता है? तो हम बताए कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और ना ही अपने नाम से ही कोई सिक्का चलवाया। उस समय चला जाता है खुतबा। खुतबा क्या होता है? खुतबा शपथ पत्र। जैसे कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति किसी पद को धारण करता है तो वह शपथ लेता है। उसी तरह उस समय जब कोई सम्राट बनता था तो उसको खुतबा पढ़ना होता था। उस समय इन्होंने खुतबा को भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का बहुत ही सम्मान करते थे। उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे। इस वजह से उन्होंने उनके नाम से शासन करना उचित समझा, उनके अंदर ही काम करना उचित समझा और खुद सम्राट की उपाधि नहीं धारण की। खुद सम्राट की उपाधि नहीं धारण की, लेकिन इन्होंने 2 उपाधियां धारण की थी। वह कौन सी 2 उपाधि थी? इसके बारे में चर्चा करें। इन्होंने अगला जो भी हो आप, इन्होंने 1208 ईस्वी में, कब? तो इन्होंने 1208 ईस्वी में मलिक क्या होता है? वायसराय जिसको कहते हैं। पहली उपाधि कौन थी? तो मलिक क्या होता है? वायसराय तथा सिपाह सलाहकार यह क्या होता है? तो सेनापति की उपाधि धारण की। इसकी उपाधि इन्होंने धारण की। आगे बात करें
और क्या काम किया, इन्होंने इनकी और उपाधि जो लोगों के द्वारा दी गई थी, अन्य उपाधि, कौन सी थी अन्य उपाधि, लाख बख्श। लाख बख्श इनको क्यों कहा जाता था, क्योंकि एक गरीब निम्न वर्ग से थे तो लोगों की समस्याओं को अच्छे से जानते थे, ये बहुत ही ज़्यादा दान करते थे, बहुत ही अधिक मात्रा में दान करते थे, इसलिए इनको लाख बख्श कहा जाता था। इन्होंने लोगों के द्वारा उपाधि प्राप्त की, कौन सी उपाधि, तो लाख बख्श यानी लाख रुपए का दान करने वाला। एक उपाधि थी पील बख्श। पील मतलब क्या होता है, हाथी, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथी। इनको पील बख्श क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई इनके यहाँ कोई सेनापति, कोई भी व्यक्ति, कोई दरबारी कोई बड़ा काम करे, कोई अच्छा काम करे, तो वो उसे उपहार के रूप में हाथी दिया करते थे। और हाथी को क्या कहते हैं, पील, तो इस कारण इनको पील बख्श भी कहा जाता था। इनको आगे कहा जाता था कुरान खां। कुरान खां क्यों, क्योंकि मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान का अध्ययन इन्होंने बहुत अच्छे तरीक़े से किया, जिस कारण इनको लगभग सारे कुरान सब टोटली पूरी तरह से याद हो गए थे और इसको गाकर अच्छे से कहते थे, इसलिए इनको कुरान खां भी कहा जाता था। एक प्रश्न और बनता है, इनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, इसकी चर्चा करें। आगे बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे। ऐबक के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान के बारे में बात करें तो कौन कौन थे, तो दो प्रमुख विद्वान आते हैं, फक्र ए मुदब्बिर और हसन निजामी। कौन कौन से, पहला फक्र ए मुदब्बिर, पहला विद्वान कौन था, फक्र ए मुदब्बिर। दूसरा विद्वान हसन निजामी। दूसरा विद्वान कौन था, तो हसन निजामी। आगे बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, 1206 से 1210 तक ही शासन कर सके। परिणाम क्या होता है, 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये योग्य शासक थे, कुशल शासक थे, अच्छा नेतृत्व करते थे, सब कुछ सही था, बट इनके पास समय का अभाव था, जिस कारण ये बहुत कुछ नहीं कर सके। इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1210 ईस्वी में। कब होती है, तो मृत्यु 1210 ईस्वी में। चौगान, उस समय का नाम खेल का चौगान, वर्तमान में क्या नाम है, पोलो। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। पूछा जाता है पेपरों में, वह कौन सा मुगल सम्राट है जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई, या पोलो खेलते समय जिसकी मृत्यु हुई, तो कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक आराम शाह बनते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बनते हैं। कहा जाता है ये नाम के अनुरूप ही आराम से शासक बने और आराम से ही इस दुनिया से चले गए। अब इसके आगे हम
नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब